तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा एसी स्टार्ट करके, ठीक है, एसी को स्टार्ट करके फिर शुरुआत करते हैं नीट माथोड़ का हमारा फिजिक्स का टॉपिक नंबर 4। तो 4th टॉपिक क्या कहता है बच्चों? हम स्टार्ट करेंगे आज किसके बारे में? काइनेमेटिक्स के बारे में। आई होप कि आप सब इस पूरे सेगमेंट का मजा ले रहे होंगे, लेक्चर को एंड तक देखने के बाद PYQs भी लग रहे होंगे। तो ज़्यादा बकवास किए बिना हम स्टार्ट करते हैं हमारे काइनेमेटिक्स के पोर्शन को। तो पहले मेरा सवाल तुम सबसे ये है कि काइनेमेटिक्स में और डायनामिक्स में डिफरेंस क्या है? गांव वालों बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स? जल्दी से बताओ, खुल के बताओ, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस। चलो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक बोल देता हूँ, डायनेमिक्स का मतलब काइनेटिक भी होता है ना। इन दोनों में डिफरेंस बता दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स? तो जल्दी बताओ, कल सुबह पनवे निकलना है, जल्दी बताओ। ठीक है, एक बॉडी मोशन में पता कैसे चलता है? हैं? जब कोई बॉडी मोशन में पता कैसे चलता है? हाँ, पोजीशन चेंजेस है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इससे अपन क्या कहते हैं? बॉडी इज इन मोशन। तो इससे कहते हैं काइनेमेटिक्स। ड्यू टू, या फिर क्या बोलेंगे, कॉज ऑफ। जैसे कोई बॉडी मोशन में पता कैसे चलता है? जब वो पोजीशन चेंज करे। लेकिन कैसे हुई? इंजन स्टार्ट हो गया होगा, किसी ने थप्पड़ मार दिया होगा, किसी ने धक्का दे दिया होगा, किसी ने बॉल पे बैट से शॉट मार दिया होगा। इसका मतलब क्या हो गया? वो सब इसके कारण या फिर क्या है? कॉज है। इस वाले सेगमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? काइनेटिक्स। समझ में आ गया? तो मोशन की ऐसी ब्रांच जिसमें केवल मोशन की बात होगी कि बॉडी खड़ी है, बॉडी चल रही है, एक्सेलरेटेड है, वेलोसिटी है, तो वहां पर काइनेमेटिक्स की बात होगी, जिसमें किस किस की बात होगी? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन की। लेकिन जिसमें कॉज ऑफ मोशन की बात हो जाए, एग्जांपल फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब क्या है? काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स के पार्ट है। इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करते हुए मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं, दैट इज डिस्टेंस। क्या लिखते हैं बच्चों? और क्या लिखता हूं बच्चों मैं? डिस्प्लेसमेंट। वाव, कोई बॉडी मोशन में मुझे पता चल गया कि उसकी पोजीशन देखी जाती है। अब पोजीशन को मैं यहां पर एक वर्ड से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज पोजीशन वेक्टर। समझ में आ गया क्या? और पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से माना जाएगा बच्चों? ओरिजिन से। और ओरिजिन ही इसका क्या है? इनर्शिया पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है रेस्ट पे रहते हुए। तो मैं बात करता हूं कि मोशन जो है ना, स्टार्ट कहां से होता है बच्चों? रेस्ट से स्टार्ट होता है। बॉडी जब रेस्ट में होती है उसके बाद ही पता चलता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी के अंदर मोशन आ चुका है। एक बोतल मुझे भी, वहीं रुक जा, मैं ही आ जाता हूँ। और कहीं मेरे कैमरे को तोड़ दिया तो तूने, हाइट देखी इसकी। लीक हो रहा मुंह मेरा। हाँ, तो क्या बोला मैंने? बॉडी जब रेस्ट पे होती है उसके बाद ही पता चलता है कि मोशन है, कि पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिख दिए, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच में डिफरेंस अपन ने वेक्टर में पढ़ लिया था कि डिस्टेंस क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी, हाँ या ना? और डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। इनको एक किसी एग्जाम्पल से समझा जा सकता है क्या? कौन सा वाला? स्कूल वाला। जैसे मान लेते कि ये हमारे पास एक क्या है बच्चों? क्लासरूम। क्या है? ये हमारा क्लासरूम है और यहाँ पर हमारे लिए क्या है? रेस्ट रूम या फिर वॉशरूम। इमरजेंसी आ रखी है और इमरजेंसी के समय हम क्लासरूम से वॉशरूम की तरफ, देखो वर्ड क्या लिखा है? डायरेक्ट। डायरेक्ट को एक वर्ड से और रिप्रेजेंट करता हूं जिसको अपन क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, कम से कम टाइम पे पहुंचना। इमरजेंसी है, अब मान लो कि इमरजेंसी तुम्हारी खत्म हो चुकी है, फुलफिल हो चुका है तुम्हारा सारा, लेकिन जैसे वॉशरूम से तुम क्लासरूम की तरफ जाते हो तो क्या यही पाथ लेते हो या घूम फिर के जाओगे? या फिर जब तक रिसेस ना हो जाए या पीरियड खत्म ना हो जाए तब तक तुम घूमते ही रहोगे?
तो इसमें ये जो ब्लू लाइन रिप्रेजेंट करती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? डिस्टेंस को। डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन। समझ में आ गया क्या? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेजर डिफरेंस तो यही है। लेकिन यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो इस एग्जाम्पल पे जाने से पहले मैं यहां पर एक छोटा सा कंसिडरेशन कर देता हूं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, के अंदर इसमें सिर्फ देखा जाता है कि पाथ क्या है, और इसमें क्या देखा जाता है? शॉर्टेस्ट पाथ देखा जाता है। क्या देखा जाता है बच्चों? शॉर्टेस्ट पाथ देखा जाता है। तो ठीक है, हमारे पास कलर तो अच्छा लग रहा भैया, तेरे को ही लेना चाह रहा हूं। ठीक है, 2 3 4 चारों केस में देखना कि मान लेते हैं कि हमने सबसे पहले यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंचे, 0 से लेके ए तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी मैंने? 4 मीटर। अगले केस में मैं यहां से यहां गया, 0 से कहां तक? ए तक, फिर कितना गया? ऊपर, कितना? 3 मीटर। चलेगा क्या? दैट इज बी। फिर नेक्स्ट टाइम मैं कहां से कहां तक गया? यहां से यहां ए, यहां से यहां बी, फिर यहां से यहां सी, सी के बाद गया डी। चलेगा क्या? फिर मैंने क्या करा? फिर मैं पहले ए गया, फिर मैं बी गया, फिर मैं सी गया, फिर मैं डी गया, डी के बाद वापस कहां पर आ गया? ओ पर आ गया। चलेगा क्या? कि मैंने 4 केस रखे, चारों केस में तुम्हें डिस्टेंस बताना और क्या बताना बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे केवल डी से, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे किससे बच्चों? वेक्टर से। तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए टोपी टेस्ट, ठीक है, बोलते जाओ। इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है बच्चों? 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ रहा है? 4 मीटर। चलेगा। इसके साथ में तुम एक्स भी बोल सकते हो क्या? क्योंकि कौन से डायरेक्शन तक गए अपन? बोलो हाँ। इसी प्रकार इसमें डिस्टेंस कितना आ रहा है? 4 और 3 डायरेक्ट जुड़ जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो मैं यहां से यहां जाऊंगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट कर दूंगा, 3 तरीका 9 4 चौक 16 का रूट बराबर 25 का रूट बराबर 5। बोलो हाँ। इसी प्रकार यहां पर आओ तो यहां पर डिस्टेंस निकालूंगा तो कितना बचेगा बच्चों? 4 3 4 4 3। बोलो हाँ। तो 4 + 3 + 4 + 4 + 3, 4 और 3 4 और 3 7 और 7 14 और 4 18 मीटर। चलेगा क्या? लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पीछे जाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों? तो पता चलता है कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर इसमें वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। मैं स्पीड में तो नहीं चला, चलेगा? समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं बच्चों। लास्ट वाला केस क्या कहता है कि मैं 4 चला, फिर मैं 3 चला, फिर मैं 4 चला, फिर मैं 3 चला, फिर मैं 4 चला, मैं 3 चला, मैं 4 चला, 4 और 4 8, 4 और 4 8 और 8 और 8 16, 16 और 6 22। चलेगा क्या? अब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की। गरिमा बता। 0। एग्जैक्टली। अब ये सारे केस में अजम्पशन बनाने वाले हैं अपन। कलर चेंज करता हूं, ये वाला। पहला अजम्पशन कि डिस्टेंस जो है कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कभी कभी इक्वल हो सकती है। इस वाले एग्जांपल से क्या समझ में आया? कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता। इस वाले से केस से समझ में आया कि डिस्टेंस जो है ना हर केस में पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव भी आ रहा है। इसी प्रकार इस वाले केस में पता चलता है कि डिस्टेंस जो है वो नॉन जीरो क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है। सारे केस को एक साथ इकट्ठा कर दूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? हाँ या ना? क्या इक्वल भी हो सकता है क्या? पक्का? लेकिन एक चीज छूट रही है, बताओ क्या? कि डिस्टेंस है ना इक्वल हो सकता है और बड़ा हो सकता है, लेकिन यहां पर एक वर्ड आया ये वाला कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी है। इक्वल टू सिंबल का मतलब डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशनशिप अगर रखना है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कुछ समझे? अब बात कवर होती है, ये PYQs का एक क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशनशिप है। क्या ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गया क्या तुम्हें? कहानी कहती है कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा भी होगा, इक्वल भी हो सकता है और प्लस होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट के दोनों तरफ क्या लगा दिया मैंने? मॉड्यूलस, जो कि इसको पॉजिटिव बना के रखता है। चलेगा क्या? यहाँ पर एक लाइट की कमी आ रही है, लाइट ऑन क्यों नहीं हो रही है? ओके, हो गई।
अज्ञात चालें, पढ़ो। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है बताता हूँ, तुम खुद सोल्व करो, जगह ही नहीं मेरे पास। अब मेन गोस 10 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, देन 20 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट। मैं ही बना देता हूँ, तुम क्या ही करोगे। इसके लिए मैं तुम्हें कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, तैयार हो मुझे? देखेंगे जरा, मेरे पास यहाँ पर एक स्पेस खाली है बच्चों थोड़ा सा। तो जब भी ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना, जब भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या डायरेक्टिव वाला क्वेश्चन आ जाए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिए, तो हमेशा ईस्ट यहाँ रखना, वेस्ट यहाँ रखना, नॉर्थ यहाँ रखना और साउथ यहाँ रखना। ये तो तुम्हें आता ही होगा, 11th-12th में मैंने काफी बार ऐसा रिपीट किया, तो तुम्हें भी ये पता होना चाहिए, हाँ या ना। सो नाउ कहने का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि पहले तो नॉर्थ गया 10 मीटर, फिर ईस्ट गया कितना 20, नॉर्थ में 10, ईस्ट में 20, नॉर्थ में गया 10 और ईस्ट में गया 20। पूछा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस पूछता तो आंसर आ जाता 30, हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट पूछा तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का रूट 100 प्लस 400 का रूट 500 का रूट। क्या 10√5 आ सकता है क्या? तो आंसर आना चाहिए कितना, 10√5 10√5 10 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं आ रहा। √5 की वैल्यू पता है तुम्हें, लगभग 2.2 होती है। अंदर क्या आ रहा है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 22 समथिंग होना चाहिए। तो ये सही है, ये सही है, बोलो समझ में आ गया? ठीक है, तो इस टाइप से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट हमारा कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और तुम्हारे सामने रखना हूं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी मूव अराउंड द 1/4 ऑफ द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r। ये इसकी r रेडियस है और मुझे ऐसा बोला गया है कि 1/4 मतलब यहां से केवल यहां तक की, सही है क्या? तो एंगल कितना हो गया बच्चों, π/4। पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी द, यहां से यहां गया है वो, तो इसका जो डिस्टेंस आएगा ना वो 2πr का चौथा हो जाएगा क्या बच्चों? तो इसको इससे काट दो तो बचा πr/2। अब πr/2 कहीं दिख रहा है तुम्हें? अरे कहीं तो दिख रहा होगा, बाकी और कुछ चेक करने की जरूरत है क्या? एक ही ऑप्शन, अगर 2 ऑप्शन होते तो मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ता, मैं यहां से यहां जाता, हाँ या ना। अब यहां से यहां जाने के लिए r और r, तो क्या आता, अरे सही है क्या, बस गलत लिख दिया, r√2 है ना, r² प्लस r² 2r² हो जाएगा। चले आगे, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने अभी तक, मैं दिखाना, दिख नहीं रहा मेरे को। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने अभी तक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशनशिप और इनसे बनने जाने वाले क्वेश्चन। ठीक है, 12 मिनट हो गए इसको पढ़ाते हुए। चलो अब आते हैं अपन किस पर बच्चों, स्पीड एंड वेलोसिटी पे। तो स्पीड और वेलोसिटी को समझने के लिए मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा, तुम्हें ये सब चीज़ें पहले से पता है कि ये सिंबल ऐसा होता है, इसकी डायमेंशन ये होती है, यूनिट एंड डायमेंशन में अपन ने पढ़ लिया था। इसमें सबसे पहला टाइप्स ऑफ स्पीड में क्या आता है बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड। डायग्राम से तुम देख सकते हो कि हर केस में मीटर पर सेकंड, 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 हर बार क्या आ रहा है 5 5 5 5 5 5। कितना आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा। तो ये कौन सी स्पीड कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड। यही स्पीड अगर चेंज हो जाए, जैसे 5 8 10 4 6 7, तो इसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जिसमें एक आता बच्चों क्या हमारे पास, एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और एक चौथा भी आएगा, उसके बारे में चर्चा बाद में करूंगा। टोटल हमारे पास स्पीड की चर्चा की जा रही, तो स्पीड में बातें कर रहे हैं अपन। इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरेज स्पीड को निकालने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा नहीं, मैं सिर्फ लिखता जाऊंगा, तुम्हें समझ में ना आए तो मुझे बोल देना सर हमारी तरफ देख के भी बोलो कुछ। तैयार हो, देखते हैं जरा। अगर मैं यहाँ से ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी तक जाता हूँ और हर पाथ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, S1 S2 S3, और इसमें टाइम टेकन कितना मान लेता हूँ, T1 T2 और T3 है। तो V एवरेज की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा किसकी बच्चों, स्पीड की, तो फॉर्मूला सिंपल सा है, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। टोटल टाइम कभी मत बोलना बच्चों, हमेशा क्या बोलेंगे, इसे टाइम टेकन बोलेंगे। टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, बोलो हाँ। तो ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई है बच्चों, V एवरेज की। अब मैं इसी का फॉर्मूला क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटी दे रखी हो, क्या, S1 प्लस S2, और नीचे क्या दे रखा हो बच्चों, T1 प्लस T2, सही है। अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो हम क्या करने वाले, देखना, हम ऐसा कुछ करेंगे कि हमारे पास 3 केस दे सकते हैं। अगर हमारे पास S1 और S2 दे रखा हो, बस ये काम करता हूँ,
ये वाला वो केस है जिसमें अपन को क्या दे रखा है, केवल S1 और S2 साथ में T1 और T2 दे रखा है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा ये। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं देखना, 2 क्वेश्चन बनाऊंगा बस, सिंपल से पता चल जाएगा। तो S1 और S2 तो है लेकिन टाइम दोनों का क्या ले लिया, सेम। T1 और T2 तो है लेकिन डिस्टेंस दोनों की क्या ले ली, सेम। फॉर्मूला दोनों का तुम्हें पता है बच्चों, यही होता है ना। तो V एवरेज का जो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, हाँ या ना। तो बताओ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, S1 प्लस S2 अपॉन में 2T। इधर भी आ जाओ तो यहाँ से V एवरेज निकालने जाऊंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, S1 प्लस S2 ना लिख के क्या S प्लस S अपॉन में T1 प्लस T2। बताओ आंसर, 2S अपॉन में T1 प्लस T2। एवरेज स्पीड में बनने वाला जो क्वेश्चन होता है वो ये इस टाइप का हो सकता है। अब इसमें एक क्वेश्चन बता देता हूँ कैसा बन सकता है। हमारे पास ऐसा बोल रखा है कि 3 मीटर की डिस्टेंस है जिसको 5 मिनट में कवर किया गया है, 5 मिनट नहीं 5 सेकंड में कवर किया है। सेम 3 मिनट की डिस्टेंस है, इसको 10 सेकंड में कवर किया गया है। तो क्वेश्चन किस टाइप का हो गया, ये वाला सेकंड टाइप का। अगला केस क्या हो सकता है कि 5 मीटर की डिस्टेंस है, 10 मीटर की डिस्टेंस है, दोनों को 2 सेकंड में और कितने सेकंड में कवर किया गया है, 2 सेकंड में कवर किया है। तो ये S डिफरेंट हो गया है लेकिन टाइम दोनों का क्या हो गया है, सेम। क्या ये केस समझ में आया क्या, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चल सकते हैं। V एवरेज के लिए, तो V एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वही फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। फॉर्मूला तो सेम रहेगा। तो मैं यहां से यहां, इस बार मैंने S1 और S2 और T1 और T2 तो गिवन होता था, तब फॉर्मूला क्या लिखते थे बच्चों अपन, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा ना दे दिया जाए, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि इसका टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट लगे, कि मुझे यहां से यहां में S1 और S2 तो दे रखा है लेकिन T1 T2 की जगह गायब करके क्या लिख दिया मैंने, V1 V2 लिख दिया। तो चेंज क्या होने वाला देखते हैं। इसमें T को क्या कर दिया बच्चों, मैंने गायब कर दिया। तो मुझे बेसिक फॉर्मूला पता है कि V बराबर क्या होता है, S अपॉन T। तो T बराबर क्या हो जाएगा, S अपॉन V। बधाई हो बच्चों, फॉर्मूला आने वाला है देखना। V एवरेज का फॉर्मूला होता था S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। अब इसके बाद जो मैं लिखने वाला हूं वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तैयार हो, तैयार हो गया। S1 प्लस S2 अपॉन S1 अपॉन V1 S2 अपॉन V2। बोला आया कि नहीं। मैंने किसको गायब कर दिया, T को गायब कर दिया। तो T को गायब करने का तरीका ये रहा, यहाँ पर T1 और T2 की वैल्यू दोनों की यहाँ पर कंपेयर करके निकाली। तो इसी प्रकार इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं कि मैं यहां से यहां गया जिसमें S और S सेम है लेकिन V1 V2 अलग है। बोलो हाँ। और इस बार केस में क्या कर लेता हूं, S1 और S2 तो अलग अलग है लेकिन V और V सेम कर देता हूं। तो V एवरेज का फॉर्मूला बताओ दोनों का क्या होता है बच्चों, ये लिख लूं। तो लिखते जाओ S प्लस S अपॉन V1 S अपॉन V2 2 इंटू S कॉमन आया 1 अपॉन V1 1 अपॉन V2 S कटेगा, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस 1 1 V2। V एवरेज की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से V1 और V2 क्या कर देंगे बच्चों, एलसीएम कर देंगे। ऊपर क्या चल रहा है बच्चों 2, ये ऐसे कि सब ऊपर चला जाएगा। तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। पक्का समझ में आया। ये धीरे धीरे करूँ कैलकुलेशन, करूँ थोड़ा धीरे करूँ कैलकुलेशन या चलेगा, चलने दो। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, अगर तुम मना भी कर देता ना कि हाँ सर धीरे करो तो भी मैं स्पीड में चलता। तो सिंपल ही तो है। तो V एवरेज की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यही है हमारे पास फॉर्मूला। लेकिन इस बार V और V सेम है तो फॉर्मूला यहां से टिपो और बताओ वैल्यू, तुम बताओ जल्दी बोलो। S1 प्लस S2 अपॉन S1 अपॉन V प्लस S2 अपॉन V। नीचे से एलसीएम कितना आ जाएगा, V ऊपर क्या बचेगा S1 प्लस S2 और ऊपर क्या चल रहा है S1 प्लस S2, पूरा का पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर 1 अपॉन V ऊपर चला जाएगा। बोलो हाँ। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, चाहे वो कितनी भी डिस्टेंस हो कितने भी टाइम हो, और अगली बार भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही कितनी भी डिस्टेंस कितना भी टाइम, तो उसकी स्पीड चेंज हुई क्या, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो फॉर्मूला भी प्रूफ करता है कि हाँ V सेम दे रखा हो तो आंसर भी क्या आएगा, टाइम बचेगा जब भी V सेम दे रखा हो कितने भी सेगमेंट हो। ऐसा बोला जाए ना कि मैंने जयपुर तक का सफर है ना 10 घंटे में करा और दिल्ली भी मैं 10 घंटे में पहुंच गया, तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी है, सेम। मेरी एवरेज स्पीड वही रहेगी जो है। तो इसका मतलब मैं यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा हूं तो मेरी एवरेज स्पीड वही है। एग्जांपल, आज मैं बाइक चलाता हूं तो जब मैंने नई नई बाइक ली थी तो स्पोर्ट्स बाइक थी तो मेरे को बड़ा मजा आता था। तो मैं गाड़ी की है ना स्पीड देखता था कि क्योंकि उसमें स्पीडोमीटर में 150 160 200 तक का स्पीडोमीटर दे रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि भैया यहाँ तक खींची जाए गाड़ी। एक बार ऐसा पता चला मुझे कि उस समय मैं बहुत पतला सा था तो वेट भी कम था, तो मैंने जब गाड़ी मेरी 100 तक पहुंचाई तो मैं खुद ही हवा में उड़ने लग गया।
ठीक है। इवन ये भी था कि एक गड्ढे से मैंने जब गाड़ी पास करवाई तो मुझे पता ही नहीं चला कि नीचे गड्ढा था क्या। गाड़ी धीरे होती तो पता चलता, टायर को ढिचक ढिचक, तेज स्पीड में गड्ढे को ही पता नहीं, अरे भैया देख के तो जाओ, थोड़ा ढचका तो ले जाओ। तो उस समय मैंने सोचा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा वेट बढ़ाना पड़ेगा, अब इतना जल्दी वेट बढ़ेगा नहीं। तो मैंने 2 मेरे फ्रेंड्स को बोला कि तुम बस में मत जाया करो, तुम मुझे दे दिया करो बस का पैसा, मैं तुम्हें बाइक पे लेके जाऊंगा आधे पैसे में। तो वो मेरे पेट्रोल भरवा के देते थे, 2 जनों को पीछे हट्टे कट्टे को बिठा लेता था, और गाड़ी मैंने एक बार 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई। बैलेंस थी गाड़ी, लेकिन इतना डर लगा उस दिन गाड़ी इतनी तेज स्पीड के बाद कि बैलेंस तो हो गई, रुक भी गई, सब कुछ हो गया। तब मैंने सोच लिया तब गाड़ी में कभी भी इतनी तेज स्पीड में नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ, लेकिन मैं मशीन पे कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि वो वैसे ही बिहेव करे जैसा नई में थी। तब से लेके आज तक मैं मेरी गाड़ी की स्पीड एवरेज रखता हूँ 38 से लेके 42, और कभी कहीं जल्दी जाना होता ना तो भी 45 के बाद मुझे वाइब्रेशन आने लग जाते हैं, थोड़ा धीरे चला ही लेता हूँ कि मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ, और घर से इसलिए मैं जब भी 5-10 मिनट जल्दी निकल जाता हूँ, और अगर मैं जल्दी ना निकलूँ तो मैं लेट पहुँच जाता हूँ, काफ़ी है इतना। आगे चले, तो ये मेरे पास एवरेज स्पीड का सेकंड केस आया। इस पूरे केस को पता क्या बोलेंगे, एस और वी वाले क्वेश्चंस। इससे पहले वाला कौन सा था, एस और टी वाले क्वेश्चन। तो अगला वाला क्या आना चाहिए, इसी को यूज में ले लेता हूँ, फिर बाद में इसको क्वेश्चन को सोल्व करवा लेते हैं। अगला वाला आना चाहिए वी और टी टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा आएगा, हमें पता है कि S1, S2, T1, T2 के हिसाब से वी एवरेज का फॉर्मूला क्या आता था बच्चों, बोलते जाओ, S1 प्लस S2 अपॉन में T1 प्लस T2। तो इसी केस के अंदर अगर मैं ऐसा करूं कि यहां से यहां से यहां, ये V1 ले लूं, ये V2 ले लूं, नीचे T1 ले लूं, और क्या ले लूं, T2। तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या आने वाला मेरे पास, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। बार बार फॉर्मूला ना लिख के मैं सीधा उठा के रखूं, क्या गायब कर दिया गया है बताओ, पक्का। अरे V और T दे रखा तो क्या गायब कर दिया, किसको गायब करा, S को गायब करा। अब जब X को गायब कर रखा तो तुम्हें पता चल गया होगा V बराबर S अपॉन T होता है, तो S बराबर क्या हो जाएगा, VT। बताइयो, इस S1 की जगह लिख देंगे V1 T1, V2 T2, और नीचे T1 T2 एज इट इज रहने वाला है। क्या क्वेश्चन आ गया किसके लिए बच्चों, VT के लिए। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं बताओ, यही कलर लेके चलते हैं ना, जब V1 और V2 हो लेकिन T दोनों का सेम हो। और अगला केस क्या हो सकता है कि V और V सेम हो लेकिन T1 T2 क्या हो जाए, अलग हो जाए। जल्दी बोलते जाओ फॉर्मूला, V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी बटे में T1 प्लस T। तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 और इंटू में T, नीचे क्या चल रहा है बच्चों, 2T से कट जाएगा, V1 प्लस V2 अपॉन 2। मैथमेटिक्स कहती है कि एवरेज वैल्यू का मतलब होता है 2 जोड़ के 2 का डिवाइड कर दो, जो कि ये रहा। लेकिन इससे पहले एक और एवरेज का फॉर्मूला निकाला, देख रहे हो क्या, तो कभी कभी 2V1 V2 अपन ये भी रहता है और कभी कभी ये भी रहता है, डिपेंड करता है कि केस कैसा है, VT वाला है या SV वाला है। इसको बताओ, सॉल्व करो जल्दी से, बताओ। VT1 प्लस VT2 अपॉन में T1 प्लस T2, ऊपर कॉमन क्या रहा है, ऊपर क्या बच रहा है, और नीचे भी क्या बच रहा है, T1 प्लस T2, कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, पक्का समझ में आया क्या, कोई परेशानी किसी को, इज दैट क्लियर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ो जल्दी से। कार कवर कर रही है 2/5 डिस्टेंस ऑफ V1 स्पीड से और ये डिस्टेंस V2 स्पीड से। बताओ क्वेश्चन कौन से टाइप का है, 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिया अपन ने, एक पढ़ लिया VT, एक पढ़ लिया ST और एक पढ़ लिया SV। बताओ कौन सा टाइप का क्वेश्चन है ये, S और V टाइप का क्वेश्चन है। तो बताओ 2/5 तो S1 हो गया क्या, और स्पीड कितनी हो गई V1, और ये कितना हो गया S2, स्पीड कितनी होगी V2। फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या, यही क्या फॉर्मूला। तो मैं S1 क्या लिख, 2/5 ऑफ x प्लस 3/5 ऑफ x, और नीचे 2/5 ऑफ x इंटू में नीचे V1 आएगा प्लस 3/5 ऑफ x, नीचे V2 आएगा। तुमने नोटिस किया मैंने यहाँ पर x क्यों लिखा, मान लेते कि पूरी डिस्टेंस कितनी है, तो x का आधा पार्ट 2/5 ये ले गया और कुछ पोर्शन ये ले गया, V1 V2 दोनों रख दिए। चलो इस वाले क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना चाह रहा हूँ। 5 5 5 5 तो काट दो, सब किस नीचे आ रहा है इसलिए। क्या बच रहा है ऊपर, 2x और 3x मिलके 5x, नीचे 2x बटे V1 प्लस 3x बटे V2, ऊपर से x भी कट गया,
क्या बच रहा है 5 अपॉन में 2 अपॉन V1 और 3 अपॉन V2। अब मैं इस पूरे का क्या करने वाला हूँ बच्चों, एल्शियम पेल्शियम कैल्शियम लेने वाला हूँ। तो देखते जरा 2 इंटू V2 3 इंटू V1 और नीचे क्या जाएगा V1 V2, ऊपर चला जाएगा क्या, तो 5 V1 V2 अपॉन में 2 V2 और 3 V1। आंसर मेरा ये आना चाहिए। देखो कहीं आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या कहीं, डी ऑप्शन दिख रहा है क्या। तो ऑब्वियस बात है, मेरे पास एक क्वेश्चन था, फॉर्मूले बन गए। कितने टाइप के क्वेश्चन करे पता अभी तक अपन ने, एवरेज स्पीड के, यहाँ से चालू करते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें, 3 टाइप के क्वेश्चन बने इसमें। 3 टाइप कैसे, एक तो नॉर्मल और 2 सेम वाले, 3 टाइप के इसमें, नॉर्मल और 2 सेम वाले, 3 तरीका 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड इन एवरेज स्पीड ओनली। तो एवरेज स्पीड में जो क्वेश्चन बनने की संभावना वो ऐसी है। फिर भी मैंने तुम्हें बताया नीट मातोड़ में अपन कभी भी पूरे सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं। मैं तुम्हें इस पूरे चैप्टर की एक खास बात बताऊंगा कि मैंने ये एनालाइज किया है कि नीट 2024 के अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर ओनली एक क्वेश्चन आएगा इस साल। नीट 2024 के अंदर काइनेमेटिक्स मतलब मोशन इन 1D और मोशन इन 2D मिला के केवल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास, एक। और वो एक क्वेश्चन मेरे को पता है, मुझे ऐसा लगता है, विश्वास जगाता हूँ कि पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास एक तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा जो मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में से नहीं आएगा। अगर उसी में से आ जाएगा तो इतना पढ़ने की जरूरत ही कहाँ पड़े। लेकिन इसमें से तो 100% मुझे लगता है कि 99.99% क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। अगर ना आए तो वो क्वेश्चन आएगा इसमें से, क्या लिखा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझाने के लिए एग्जाम्पल तो क्या ही दें। जब मैं बाइक चला रहा था तो मेरी बाइक की स्पीड 135 मैंने अभी तुम्हें बताई ना, तो बताओ 135 मैंने अचीव करी थी या हमेशा 135 रखी थी मैंने। तो वो अचीव करी हुई स्पीड को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। और आज मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ जिस स्पीड से, उसे अपन क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। 30 से 41 की मेरी क्या रखी मैंने, 35 से 41, दैट इज माई एवरेज स्पीड। लेकिन पहले जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता था तब चलाता था तो गाड़ी की स्पीड में हमेशा कभी 90, 100, 120 इतना पहुंचा देता था। तो इसके पीछे का कारण है इंस्टेंटेनियस। मैं बस उस इंस्टेंट प्लेजर के पीछे कि मुझे बस ये स्पीड अचीव करनी है, स्पीड करके वो होता ना मौत को छू के टक से वापस आ जाता हूँ। कौन सी मूवी का डायलॉग है, वो किक मूवी का। ये तो गर्मी वाला आ गया, कोका कोला। चलो देखो रे, अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करता हूं तो उसके लिए मुझे डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक ग्राफ पर स्टडी करनी पड़ेगी। जिसके लिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भी एक ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर मैंने क्या करा, एक टेंजेंट ड्रॉ करी मेरे अकॉर्डिंग। दिख रही है तुम्हें टेंजेंट, ठीक है। अब इसी टेंजेंट के इस पोर्शन को देखना ढंग से, क्या इतना सारा पोर्शन आ रहा है क्या, अरे आ रहा है नहीं आ रहा। तो इतने सारे पोर्शन में ये जो है डिफरेंस ऑफ टाइम को बताएगा, या फिर क्या बोलेंगे, चेंज इन टाइम को बताएगा। और ये वाला पोर्शन किसको बताएगा, चेंज इन डिस्टेंस को बताएगा। बहुत बढ़िया। और चेंज इन डिस्टेंस को बोलेंगे डेल्टा एस, चेंज इन टाइम को बोलेंगे डेल्टा टी। और दोनों को आपस में डिवाइड करने के बाद डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी पता है क्या कहलाता है, नहीं, एवरेज स्पीड कहलाता है। ये एक्चुअली में क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड। लेकिन इसी एवरेज स्पीड को मुझे किस में चेंज करना है, तो इंस्टेंट मतलब जब मैं बाइक चला रहा था मैंने मेरी गाड़ी की स्पीड 125 मैंने अचीव करी, तो वो बस 125 टच करके वापस आ गया। तो वो टच करके वापस आया, इसका मतलब उस इंस्टेंट तक मैंने वो स्पीड अचीव करी, उसके बाद में वापस मेरी नॉर्मल एवरेज स्पीड पे आ गया। तो उसी स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इस क्षण भर की स्पीड, उस इंस्टेंट पर, उस क्षण पर बात हो रही है। इसलिए वहां पर टाइम क्या मानेंगे बच्चों, उधर का टाइम जो होगा ना वो क्या होगा, बिल्कुल स्मॉलेस्ट होगा तो सही, लेकिन बहुत छोटा होगा। इसलिए टाइम नॉट इक्वल टू जीरो है। जीरो तो नहीं है, लेकिन क्या लगभग जीरो के आसपास है क्या, कि मच्छर आया करके चला गया, तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस आवाज थी। और मच्छर अगर आसपास घूमता रहे तो वो एवरेज है, वो उसको खून पीना ही है। लेकिन किसी को खून पीना नहीं होता ना, वो ऐसे आएगा, आऊंगा फ्री हो गया पूछने के लिए आएगा। तो चलो ठीक है, देखते हैं। टाइम टेंस टू जीरो, इसलिए डेल्टा टी टेंस टू क्या कर देंगे, जीरो। तो यहां पर लगाया जाता है बच्चों क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो।
तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बिकम्स इंस्टेंटेनियस विच इज कॉल्ड डी एस बाई डी टी विच इज डिफरेंशिएशन, जिसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन मैं इसके लिए अलग से लेक्चर नहीं बनाऊंगा, जिस भी स्टूडेंट को लगता है मुझे डिफरेंशिएशन अभी भी नहीं आते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बेसिक मैथ्स करके सेगमेंट है, 2-3 लेक्चर तुम्हें मिलेंगे, पूरा पढ़ लेना। बेसिक मैथ्स फिजिक्स में यूज होने वाले जितने भी है वो सारी तुम्हें समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे चल सकते हैं क्या अपन? तो ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस को बताने वाली कंडीशन हो गई। तो इससे ये पता चलता है ये जो मैंने टेंजेंट निकाली है, क्या निकाली बच्चों मैंने, एक टेंजेंट। तो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। क्या होता है बच्चों? टेंजेंट का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। और टेन थीटा को ही पता है क्या बोला जाता है बच्चों? स्लोप कैसे बोलेंगे बताओ? क्योंकि टेन थीटा में अगर ये छोटा सा ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है, जैसे ये डेल्टा टी है, ये डेल्टा एस है, तो डेल्टा टी में डेल्टा एस का डिवाइड कर दूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस विच इज इक्वल टू टेन थीटा। और इससे ही डी एस बाई डी टी भी अगर मैं बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यही टेन थीटा है, यही मेरी स्लोप है, बोलो हाँ। और इसी स्लोप को पता है क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट वर्ड तो क्या होता है? डिस्टेंस का डिवाइड होता है। तो यहाँ पर मैं ग्रेडियंट नहीं यूज करूंगा, मैं इसको बाद में किसी और नाम से बोल दूंगा, है ना। फिलहाल ये मेरे लिए क्या है बच्चों? स्लोप है, जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। अब याद रखना, यही मेरे लिए डिफरेंशिएशन है, यही मेरे लिए स्लोप है, यही मेरे लिए टेन थीटा है, हाँ या ना। सारी चीजें मेरे साथ एक साथ आ गई, डी एस बाई डी टी। डिफरेंशिएशन अपन को थोड़ा बहुत आना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है? वेलोसिटी। कुछ भी नहीं बताऊंगा, एक बार इस पर नजर घुमा लेना, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सब आ गया क्या? हाँ, बस इसमें ये लिख सकता हूँ कि डेल्टा आर को बोलेंगे R2 माइनस R1, समझ गए क्या? ये कहाँ से बताया मैंने? ये मैंने बताया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बाद से। कहाँ से? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला अपन ने टॉपिक पढ़ा ना, तो उसमें वेक्टर में याद करो ऐसा कुछ आया था, R21 बराबर R2 माइनस R1 वेक्टर, आया नहीं आया था? और आया नहीं आया था, वो वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। हालांकि उसका नाम शायद डिस्प्लेसमेंट अपन ने लिखा नहीं था, लेकिन है तो डिस्प्लेसमेंट ही ना। मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन में काम आने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब बताओ इसके अलावा कौन सी चीज़ है जो छूटी हुई है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज के अलावा क्या छुटी हुई है? इंस्टेंटेनियस। इसमें भी इसके ऊपर चर्चा ना करूँ तो चलेगा ना, सब कुछ बता चुका हूँ। तो इसमें बस वेक्टर क्वांटिटी आ गई, इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या लिखा है? एक रिलेशन दे रखा है, कितना? 3t प्लस 3t बराबर रूट में 3x प्लस का 6। क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी ये दिख रही मेरे को कि 3 पे रूट है या पूरे पे रूट है ना, तो मैं दोनों टाइप से ले लूँगा बच्चों, आंसर चेक कर लेंगे कि क्या आएगा, ठीक है। देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन डायरेक्शन वेयर एक्स इज इन द मीटर, डिस्प्लेसमेंट वेयर द वेलोसिटी जीरो। हमें डिस्प्लेसमेंट पूछी, जब वेलोसिटी क्या हो बच्चों? जीरो। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी एक्स बाई डी टी, हाँ या ना। तो पहले एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स निकालने के लिए 3t में 6 का माइनस कर दिया। चलो पूरे पे लेता हूँ, पहले ये वाला केस कर रहा हूँ ना मैं, ये मान के चलो, फिर उल्टा कर दूंगा। तो दोनों तरफ क्या करा बच्चों मैंने? स्क्वायर। क्या करा? क्यों करा पता चल गया क्या? क्योंकि मुझे x चाहिए, रूट हटाने के लिए x को निकालना पड़ा गया, तो रूट हटाया। 3 3 जा 9, 6 3 18 दूनी 36, है ना, प्लस 36 बराबर 3x। 3 का डिवाइड कर दो सब में, 3 तरीका 9, 12 3 36, 12 3 36, सही है क्या? अब इसी चीज को मैं क्या करने वाला हूँ, सॉरी, चाहता ही नहीं ये आया, डिलीट हो जा, मैं नया लिख दूंगा। अब करो इसका डिफरेंशिएशन। तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है, टी स्क्वायर का होता है 2t, 12 का हो गया 1 और इस 12 का हो गया 0, तो कितना आ जाएगा? 6t माइनस का 12, और इसको कर दो 0। बताओ क्यों? क्योंकि हमने क्या बोल रखा है, वेलोसिटी जब 0 है तो 6t बराबर 12 आ जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 12/6, दैट इज 2। तो मुझे 2 सेकंड पे पता चला कि वेलोसिटी 0 एट t इज इक्वल टू 2। रख दो इसे, p की वैल्यू 2 यहाँ पर, है ना, डिस्टेंस ही है ना अपन को। तो ये जो दिखा हुआ ना x बराबर 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12, इसमें 2 रखते हैं, तो 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 प्लस 12, 3 चौक 12, 24
12 12 12, आंसर कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। कितना आ गया इसका? 0। जब यहाँ पर वेलोसिटी जब 0 हो तो उस टाइम पे डिस्टेंस भी क्या आ रही है बच्चों? 0 आ रही है। अब ये वाला क्वेश्चन तुम खुद करके देखना जिस पर इस पर रूट नहीं है, तो शायद x² आ जाए फिर रूट आ जाए ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन में एक आंसर तो मैच हो ही रहा मेरा, ठीक है। तो ये वाला करके देख लेना। अब इस पूरे सिनेरियो में तुम्हें क्या समझ में आया कि मुझे तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी का एक कंबाइंड क्वेश्चन हो गया क्या ये पूरा, जिसमें अपन ने एक बार डिफरेंशिएशन भी यूज करा, 0 करके वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी से जो टाइम मिला उसको डिस्प्लेसमेंट में रखा है, डिस्टेंस में रखा तो डिस्टेंस मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया बच्चे ये, जिसमें हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ये पकड़ा और ऊपर फेंका ऐसे, तो मैंने नीचे से इनिशियल वेलोसिटी दी, तो इसका मतलब वेलोसिटी थी, इस पॉइंट पर जाके वेलोसिटी 0 हुई, तो इस पॉइंट पर जाती वेलोसिटी अगर 0 हुई तो हम ऐसा बोलेंगे कि डिस्टेंस 0 है? नहीं, नीचे से ऊपर तो गया ना वो। तो डिस्टेंस वेलोसिटी 0 होने पर डिस्टेंस 0 होगी ऐसा थोड़ी बोलेंगे अपन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, जैसे लड़कियां गाड़ी चलाती है दिखता है ना, एक्सेलरेटर को जल्दी घुमा देती है, तो इनिशियल वेलोसिटी बहुत तेज होती है, जाने के बाद कहीं ना कहीं भिड़ती है, भिड़ने के बाद गिरती है, वेलोसिटी बिल्कुल 0, तो इसका मतलब उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी, करी है, परी है वो, और परी हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। किसकी परी? मेरी परी। चलो ठीक है, क्या लिखा है? अब मैंने देखो स्पीड पे इतनी बकवास करी है, वेलोसिटी पे करी है, तो एक्सेलरेशन पे नहीं करूंगा। सेम यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, एवरेज होगा और एक लास्ट में इंस्टेंटेनियस। तो मैं एवरेज का फॉर्मूला तो वही डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, और ए इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? dv अपॉन में dt। क्या कहते हो पब्लिक? कहानी समझ में आई क्या? तो इस वाले सेगमेंट के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब मुझे ये सब मिल चुका है, तो यहां से पता चला कि अगर मेरे पास s है, क्या है बच्चों? s डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। चलो डिस्टेंस से याद करते हैं ना। जब मैंने क्या लिखा है बच्चों? डिस्टेंस, और एक बार मैंने क्या लिखा है बच्चों? तुम्हारा थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। डिस्टेंस से हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में मुझे क्या देगा बच्चों? ये स्पीड देगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या देगा बच्चों? लेकिन वेलोसिटी मुझे एक्सेलरेशन देगा, लेकिन स्पीड कभी भी एक्सेलरेशन नहीं देगा, क्योंकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमेशा कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए स्पीड के बाद कभी एक्सेलरेशन नहीं मिलता। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, इसको वहीं तक सीमित कर दिया स्पीड तक। तो फाइनली मैं बता देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन कैसा आएगा? अगर ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं चेंज करता हूं तो कैसे लिखा जाएगा इसे? बोलो हाँ। जिसे क्या बोला जाएगा? v। तो डिस्प्लेसमेंट की जो स्लोप होगी, या फिर उसकी टेंजेंट जो होगी है ना, या फिर उसका जो डिफरेंशिएशन जो होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो मुझे वेलोसिटी देगा, हाँ या ना? अब इस पूरे केस के अंदर मैं हमला बोल देता हूं वेलोसिटी के ऊपर, कि अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया तो ये dv/dt हो जाएगा, विच इज एक्सेलरेशन। तो ये सारी की सारी कहानी क्या यहां पर भी कवर हो सकती है क्या बच्चों? इसको उठा के यहां ले आऊं और मैं इसका कुछ नहीं ऐसे छोड़ दिया, तो पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन के इंटीग्रेशन से वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से डिस्टेंस मिलेगा, वापस डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन करने से आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन करने से वापस पीछे बढ़ेंगे। तो इन सभी केस के अंदर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि तुम्हारे लिए मैंने हाँ यही वाला पेज ले लेता हूँ ना, कि देखेंगे जरा, कोई भी मैंने एक ग्राफ बनाया है ना, दो टाइप के, दोनों ग्राफ के अंदर
अगर मैंने इसको क्या लिखा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और क्या लिखा है, टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की ये क्या है मेरे लिए, टेंजेंट है, तो इसे रिप्रेजेंट किसे करेंगे, ds बाई dt। एक कहानी और बता दूं तुम्हें, मैं जो हमेशा याद रखने वाले हो तुम, कि ग्राफ जब भी पढ़ा जाएगा, याद रख लेना, जो भी YouTube के माध्यम से ये वीडियो देख रहा है, या वो पहली बार फिजिक्स को पढ़ रहा है, या उसने फिजिक्स पूरी पढ़ने के बावजूद भी अभी जो पढ़ने बोलने वाली लाइन है उसने कभी सुनी नहीं है, तो वो रट लो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। कि ये एक नोट हो गया 10 रुपए का, है ना, इसको नोट डाल के लिख देना लगभग कितने रुपीस का, 10 रुपीस का। कि जब भी हम फिजिक्स में ग्राफ की बात करेंगे तो उसमें दो सेगमेंट की बात करने वाले हैं, किस किस की, एक स्लोप की और एक एरिया की। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ग्राफ पे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो डिपेंड होते हैं केवल दो चीजों पे, एक स्लोप और एक एरिया। तो अब एक तो मैंने निकाल दी स्लोप, तो पता चला कि एस टी की जो स्लोप होगी वो मुझे क्या देगी बच्चों, वेलोसिटी देगी। क्या देगी बच्चों, वेलोसिटी। इसी प्रकार अगर मैं वीटी निकालूंगा और उसकी स्लोप निकालूंगा तो मुझे वो क्या देगा बच्चों, बताओ, एक्सेलरेशन देगा। वेलोसिटी मतलब ds बाई dt है ना, और एक्सेलरेशन मतलब dv बाई dt। क्या कहते हो, एसी चालू कराई। अब बात आते हैं एरिया पर, कि एरिया क्या कहता है। मैं यहां से यहां तक की एरिया निकालने के लिए इसके छोटे छोटे पहले सेगमेंट कर दूंगा। ये वही किसको बता रहा बच्चों, टाइम को बता रहा है। यही वो किसको बता रहा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। तो इसमें टाइम जो होगा dt हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा। तो याद रखना कि इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया को मैं क्या लिखने वाला हूं बच्चों, dA की हो जाएगी लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ पता चली s और विड्थ कितनी आई है, dt। तो dA बराबर ds बाई dt, तो a बराबर दोनों तरफ क्या कर दिया जाएगा। अब मुझे बताओ कि s मतलब होता मीटर और dt मतलब होता सेकंड। मीटर इंटू सेकंड अभी तक यूनिट एंड डायमेंशन में अपन ने देखा है क्या, क्या मीटर इंटू सेकंड नाम की कोई चीज पढ़ी है क्या अपन ने, अभी तक नहीं पढ़ी है। तो जब मीटर इंटू सेकंड अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो हम इसके बारे में बात ही कैसे कर सकते हैं। तो पता चला कि एस टी ग्राफ की जो एरिया है वो क्या देता अपन को, नथिंग, कुछ नहीं देता। तो इसी प्रकार अगर यही ग्राफ मेरा किसका होता बच्चों, वेलोसिटी और टाइम होता, सेम ऐसा करता, यही वो v कहलाता, ये वो dt कहलाता। अच्छा इसे v क्यों बोल रहा हूं, हर पॉइंट पे v चेंज हो रहा ना, तो इसके कोऑर्डिनेट v ही कहलाते, इसलिए पूरी v हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। तो उसका dA जो होगा वो लेंथ इंटू विड्थ, दोनों तरफ करा इंटीग्रेशन, तो a बराबर d से इंटीग्रेशन कट जाता है, v इंटू dt। v का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, t का मतलब क्या होता है, सेकंड से सेकंड, क्या बचेगा, मीटर। तो क्या पता चला कि vt ग्राफ की जो स्लोप है वो मुझे क्या दे रहा है, नहीं सॉरी, vt ग्राफ का जो एरिया है वो मुझे क्या दे रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। इसी प्रकार at का भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो मैं यहां पर एक कहानी बताना चाहता हूं तुम्हें कि हमने तीन चीजें पढ़ ली, st पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, vt पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, at पढ़ लिया। तो याद रखना st की जब मैं स्लोप निकालूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों, और vt ग्राफ की जब मैं स्लोप निकालूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर मैं ये वाली स्लोप निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, एक्सेलरेशन। इसी प्रकार अगर मैं at ग्राफ का एरिया निकालूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी। vt ग्राफ का एरिया निकालूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, अच्छा डिस्टेंस कब मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट कब मिलेगा ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल कंसेप्ट याद रखना कि स्लोप से ये, st की स्लोप से वेलोसिटी, vt की स्लोप से ये, तो at की स्लोप से कुछ मिलने वाला है क्या अपन को, तो जवाब है कुछ नहीं। इसी प्रकार st के एरिया से कुछ मिलने वाला है क्या अपन को, नहीं, कुछ है ही नहीं ऊपर नीचे। तो फ्लो चार्ट याद रखोगे
कि स्लोप और वेलोसिटी, स्लोप और एरिया मुझे क्या क्या देने वाला है। तो अब ये आएगा सेगमेंट जिस पर क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये पूरा ढंग से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। कलर बोलो कौन सा लेना चाहोगे? व्हाइट। तुम्हें दिख रहा है कि सबको? छोटा छोटा तो नहीं है कुछ? सबको दिख रहा है ना? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्लियर तो आ रहा है ना ये अपना। मैं इसका फोकस सही कर देता हूँ। हाँ, फोकस एकदम सही है। देखिए जरा भैया क्या लिखा है। कलर बोलो, कलर। पिंक, ग्रीन, व्हाइट नहीं लेंगे ना, मैं ऐसा कुछ ले लेते। 3 कलर लेंगे पर इसमें पहले लेते ग्रीन। ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ और ये ग्राफ। अरे मेरे क्या, मैं यहां से ले लूंगा। क्या कहना चाह रहा हूं देखना कि ये है S बराबर कांस्टेंट ग्राफ, हाँ या ना, जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ है, चलेगा क्या? और ये स्क्वायर, और ये पावर बढ़ते जा रहा है क्या धीरे धीरे? चलने दो। रेस्ट पे मोशन है, वो भी यूनिफॉर्म, पता चलेगा यूनिफॉर्म है, वो तो यहां पता चलेगा, फिलहाल देखते जाते हैं। अब मैं इस S का डिफरेंशिएशन करता हूं बच्चों। क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन। तो ds, कलर दिख रहा है क्या तुम्हें? अब दिखेगा, देखना। ds बाई dt दिख रहा है क्या ये वाला या नहीं? हाँ दिख रहा है। तो ds बाई dt, बताओ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, सही है क्या? इसका डिफरेंशिएशन करो तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट लिख दो 1। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बता दो 2t। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन बता दो 3t स्क्वायर। तो पता चला कि यहां पर वेलोसिटी क्या मिली? 0। यहां पर वेलोसिटी क्या मिली है बच्चों? कांस्टेंट। यहां पर वेलोसिटी क्या मिली है मुझे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। 2 हटा देता हूं, 2 हटा देता हूं, 2 हटा दे, ठीक है, t की पावर 2। चलेगा क्या? ग्राफ बना रहा हूं सबके एक एक करके। कांस्टेंट का कोई ग्राफ नहीं, धर इसका ये 0 हो गया था। प्रोपोर्शनलिटी स्क्वायर वाला, बोलो हाँ, सही है क्या? उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अपन कहां पर? यहां पर। ये तो गायब ही हो गया, तो ये भी गायब हो जाएगा, है ही नहीं। इधर आ जाते हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, कलर चेंज करेंगे क्या? 0। dv बाई dt बराबर 0, dv बाई dt बराबर dt अपॉन में dt बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों? कांस्टेंट लिख दो, और इसमें dt स्क्वायर बाई dt का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा काम वालो? तो पता चला कि इसमें एक्सेलरेशन 0 आया, इसमें भी एक्सेलरेशन 0 आया, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन क्या मिला मुझे? तो इसमें एक्सेलरेशन क्या मिला है? ग्राफ बना रहा हूं, कुछ भी नहीं, अणे मणे खाली। इसका कांस्टेंट बनेगा और इसका प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ। कैसे बनेगा? प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ। तो इस पूरे सेगमेंट के अंदर मैं तुम्हें कलर चेंज करके, कौन सा कलर लूं? पिंकी ले दिवांगी, पिंकी। तो यहां से यहां तक जाते हैं। तो पता चला कि जब बॉडी रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है ऐसा होता है। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती, प्रोपोर्शनलिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है। हमारी गाड़ी जब यूनिफॉर्म मोशन करती है ना, जैसे कि वेलोसिटी हमेशा क्या रहे बच्चों? कांस्टेंट रहे, ठीक है ना? तो इसीलिए एक्सेलरेशन को क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। चेन नहीं है ना, चेन लुगई है। इसी प्रकार इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या कांस्टेंट हो रहा है इन तीनों सेगमेंट में? देखना तीसरे वाले केस में 1 2 3 है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के लिए वेलोसिटी को रिस्पेक्ट टू टाइम होना पड़ेगा और डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर होना पड़ेगा, पैराबोलिक होना पड़ेगा मोशन को। और बाद में लास्ट वाला जो केस है, ये तीनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गए बच्चों। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सब केस बता रहा हूं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फील हो गया?
अब इन सब सेगमेंट के अंदर मेरा क्वेश्चन सुनना और जवाब यही देते, सारे PYQs यहीं बैठे बैठे लगाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे चारों, और बोले कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या बोला मैंने? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? पक्का समझ में आ गया? मैंने बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। कैसे पता चल रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये, तो इसके सामने कौन से ग्राफ आ रहे हैं? अगर मान लो, देखो रटना तो मैं सिखा नहीं रहा हूं, समझाया ही है पहले। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब मैं बोलूं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एसटी ग्राफ कौन सा होगा इन चारों में से? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एसटी ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। देखो इसके सामने ग्राफ ये रहा। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन ग्राफ क्या होगा? चारों दे रखे हैं, मतलब ये नन ऑफ देम दे रखा होगा, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो PYQs इस तरीके से लग जाएंगे। कोई परेशानी किसी को? ये मैंने इंपॉर्टेंट बोला, इसका मतलब ये पूरा ढंग से पढ़ लेना, एक बार आप वापस रिपीट कर लेना, और जाते ही घर पे पहले ग्राफ वाले क्वेश्चन चेप लेना जितने भी है, ठीक है। अगला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन? कौन सा वाला? पक्का श्योर हो? बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। हो गया ना, अभी भी तुमने निकाल ही लिया। अगला वाला बोलो, क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन, एवरेज वेलोसिटी पूछी है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए स्लोप निकालनी पड़ेगी क्या बच्चों अपन को? कलर दिख रहा है कि ये दूसरा करूं? क्या निकालनी पड़ेगी मुझे? तो पहले यहां से यहां गए, कितना? 20 ऊपर गए ना, लेकिन वापस नीचे आए 20, वापस नीचे आ रहे हैं माइनस का 20, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। यहां से यहां तक टाइम कितना लग रहा है? 5, 20, फिर -20, फिर नीचे गया कितना? माइनस का 10, 20 से 20 कट गया, माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 दूनी 10, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। सही है क्या? वैसे कहानी देखी जाए तो ना मेरा मामला यही जीरो हो चुका था वैसे तो। मैं यहां तक तो जीरो आ ही चुका था, बाद में मैं इस वाले सेगमेंट पे निकालता तो काम हो जाता। कोई बात नहीं, तरीका समझ में आ गया तुम्हें? एक और क्वेश्चन देखेंगे जरा, पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। वाव, व्हाट इज द रेशियो फर्स्ट स्पीड? पहला स्पीड बच्चों देखो, कंडीशन अप्लाई क्या दे रखा अपन को? स्पीड बोल रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो स्पीड हो वेलोसिटी क्या फर्क पड़ता है? तो यहां से यहां तक का मामला अलग निकाल लूं तो क्या होता है? 30 में डिवाइड हो जाएगा किसका? 1 का। यहां से यहां तक चले तो टाइम कितना है बच्चों? 2, और डिस्टेंस अभी भी 30 करिए क्या? कितना हो जाएगा? 15। 15 में 30 का डिवाइड कर दो, रेशियो पूछा तो आंसर आ जाना चाहिए 2:1। सही है क्या? पहले अपन सेकंड बोला ना, सेकंड अपन फर्स्ट बोलता तो 1:2 आता है क्या आंसर? पक्का? आगे चलें, एक और क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो इन सब चीजों को समझाने के लिए मैं यहां पर एक सेगमेंट ये बताना चाहता हूं कि यहां पर बात हो रही बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी की। किसकी बात हो रही है बच्चों? मोशन अंडर ग्रेविटी की। बताओ, मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन क्या होता है? कितना? और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? यूनिफॉर्म। अब दिमाग में दौड़ाओ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ढूंढना अपन को। तो जब मैं धीरे किसी बॉडी को फेंकता हूँ तो फेंकने के लिए वेलोसिटी देनी पड़ेगी क्या? तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तेज होगी। इनिशियल वेलोसिटी तेज होनी चाहिए, तो तेज है, तेज है, तेज है, तेज है, चारों सही है, ठीक है। फिर जब मैंने फेंका तो ऊपर जाके जीरो होगी वेलोसिटी, जो कि हर केस में हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है कुछ टाइम बाद। अब मुझे ये देखना है कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t होना चाहिए और s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब ग्राफ पैराबोलिक होना चाहिए। ये पैराबोलिक नहीं है, ये पैराबोलिक है, ये पैराबोलिक नहीं है, ये पैराबोलिक है। फिर बॉडी जब वापस नीचे आएगी तो वही मोशन अंडर ग्रेविटी है, उसमें भी ऊपर जा रही तो माइनस का जी, लेकिन नीचे आ रही तो क्या होगा? तब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t है और s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? फिर ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। तो देखो ये गायब कर चुका, ये गायब कर चुका, ये पैराबोलिक नहीं है, ये पैराबोलिक है। आंसर क्या आ गया? कुछ समझ में आया क्या? क्लियर चल रहा है? कोई परेशानी किसी को? आगे चल सकते काम वालो? पढ़ो, क्या लिखा हुआ है?
जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकना स्टार्ट किया, वेलोसिटी देनी पड़ेगी या अपने आप ही चला जाएगा ऊपर? आखिरी समय थोड़ी है उसके जीवन का जो अपने आप ही चला जाएगा ऊपर। अभी भी जीवन जी रहा है, तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने के लिए इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। जब इनिशियल वेलोसिटी में दे रहा हूं तो वेलोसिटी ज्यादा होगी इनिशियली या कम होगी? सही है ऑप्शन ये वाला, सही गलत है ये ऑप्शन ये वाला, गलत है ऑप्शन ये वाला, गलत है ऑप्शन ये वाला। क्या कहते हो? बात खत्म हो गई क्या? साफ सीधी सी बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम घुस चुके हैं अब एक तरीके से। ये कंसेप्ट क्या बताता है? एक प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स को बताता है। अब देखेंगे एग्जाम्पल ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये बंदर बैठा है और कोई हंटर अगर इस बंदर को गोली मारना चाह रहा है तो ये मूर्ख है। यहीं पर कोई अगर लॉयन वायन होता तो उसको मारता सही रहता, फिर बिश्नोई गैंग उसके पीछे पड़ती हिरण विरण को मारने के बाद। कोई बात नहीं, बंदर को मार लो। इंसान अपने ही पूर्वजों को मार रहा है। चलो ठीक है, अगर ये बंदर को गोली मारेगा तो क्या लगता है, क्या ये बंदर को गोली जाके लगेगी क्या इस पर? ऐसे ऐसे लगेगी या गोली ऐसे जानी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? पहला केस या दूसरा केस बताओ? ऑब्वियस बात है कि धरती मेरी माँ है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का प्यार सबके पास बराबर है। अगर तुम बंदूक की गोली को छोड़ भी दोगे तो ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से ये थोड़ी देर बाद प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे जाएगा। इसका मतलब बंदर को अगर गोली मारनी है तो बंदर को गोली मारने के लिए या तो तुम्हें एम इसको कहां करना पड़ेगा, यहां, ताकि वो फायर होने के बाद ऐसे लग जाए। तुम डायरेक्ट इस पर एम करोगे तो नहीं होगा हाइट पे। ठीक है, मूवीज में दिखाते बहुत दूर बैठा स्नाइपर लेके बैठा, मैं मारूंगा और इसको लग जाएगी, सेम शॉट होता है नहीं। पबजी खेलने के बाद पता चला कि ज्यादा दूर कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो भाग रहा है तो उसको गोली यहां मारो, अपने भाग के खा जाएगा। रिलेटिव मोशन, सही है ना? तो कहानी सिर्फ गेम में, पहले जो गेम हुआ करते थे जहां एम करा वहीं बंदूक लग जाती थी, गोली लग जाए। जबकि एयर थ्रस्ट और बहुत सारी चीजों को, ग्रेविटी इफेक्ट को देखें तो बंदर को नीचे गिरना पड़ेगा बंदूक की गोली खाने के लिए। हाँ बेल मुझे मार, क्योंकि अगर इसने एम कर दिया तो इसकी गोली यहां नहीं जाएगी, यहां आएगी। इस पूरे सेगमेंट को क्या बोला जाता है बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा तुम्हें? किसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी बच्चों? दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हम 1D से कहां एंटर हो चुके हैं बच्चों? 2D में। काइनेमेटिक्स के 1D से 2D में। 1D के अंदर 3 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे मुझे, जो मैंने तुम्हें बताया। एक तो वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वाले क्वेश्चन, एक ग्राफ वाले, और एक नॉर्मल से जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस थे। वो 3 टाइप के क्वेश्चन अपन ने देखे। यहाँ बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, भी 1D का ही एग्जांपल है, क्योंकि कोई बॉडी अगर नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है, तो वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दैट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर 1D मोशन। मेरा एक है ना क्वेश्चन है तुमसे, 1D मोशन को कोई एग्जांपल बता सकते हो तुम ग्रेविटी के अलावा? 1D मोशन को कोई एग्जांपल? कौन सा? नहीं, कार प्लेनेटरी मोशन करती है, सीधी थोड़ी जाती है वो। 1D मोशन का एग्जांपल। फिर 2D में घुसेंगे ना अपन। नहीं, वो आगे पीछे भी होता है। ऊपर नीचे वाला कह रहे हैं ना, बच्चे वाले जो गेम खेलते हैं, नहीं, वो इलास्टिसिटी है, आगे पीछे भी होता है। मैं बताता हूँ 1D मोशन के एग्जांपल। यार तुम्हें पता तो होना चाहिए। एक तो ग्रेविटी मैंने दे ही दिया। एक होता है किसी धागे में अगर मोती को छोड़ा जाए, ऐसे धागा पड़ा उसमें मोती को छोड़ा जाए तो मोती हमेशा सीधी रेखा में जाएगा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, किसी 2 चार्ज को एक दूसरे के सामने रख दिया जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो दोनों एक दूसरे की तरफ लाइन जॉइनिंग द सेंटर सीधी रेखा में आएंगे। एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के सामने लाइन जॉइनिंग द सेंटर पास में आएंगे। ये सब कौन से फोर्स है? कौन से मोशन है? 1D मोशन। हम एंटर कर चुके बच्चों किसमें? 2D मोशन। 2D मोशन का एंटर कर दिया, मिटा दिया, एंटर किए। तो 2D मोशन के 2 ही एग्जाम्पल है हमारे पास। हालांकि वैसे तो बहुत सारे, छिपकली दीवार पे चल जाना, कभी कभी मूवीज में भी छिपकली के अलावा बहुत सारी चीज़ें दीवार पे चलती है, वो भी 2D मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, राधिका 2D मोशन का एग्जाम्पल है, और चुड़ैल भी 2D मोशन का एग्जाम्पल है। ये चुड़ैल कहाँ से लग रही है तेरे को? ये तो अंदर ही अंदर से दुखी है। ये बहुत खुश है लेकिन इस चेहरे पे लिखा हुआ दुख। तो और सुनो, फिजिक्स के हिसाब से मोशन इन 2D के अंदर 2 एग्जाम्पल हम पढ़ने जाएंगे। पहला,
मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन इसमें अपन नहीं उठा रहे, अपन प्रोजेक्टाइल मोशन उठा रहे, सर्कुलर मोशन उठाऊंगा वर्क एनर्जी पावर में, वो भी छोटा सा सेगमेंट। अपन यहाँ पर क्या उठा रहे, केवल प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करने के लिए पहले क्या पढ़ाना पड़ेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के दो एग्जांपल हो सकते हैं, पहला बॉडी क्या हो जाए और एक कहां फेंका जाए, ऊपर फेंकी जाए। कहां फेंकी जाए बच्चों, ऊपर फेंकी जाए। तो फ्री फॉल और ऊपर फेंकने के लिए मैं यहां पर एक सेगमेंट उठाता हूं जिसका नाम क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन। तुमने देखा मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पढ़ा है। अरे कौन पढ़ाता है आजकल इक्वेशन ऑफ मोशन, पता है हमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक और एस nth सेकंड पर जो मोशन होता है इसे बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। पता है तुम्हें इसके बारे में, फॉर्मूला लिख दूं डायरेक्ट या प्रूफ भी करवाऊं, a प्लस u प्लस a बाई 2n-1, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। प्रूफ भी हो सकता है, करवाऊं क्या, पक्का कर लेना ऐसे, एस nth में से एस n-1 को माइनस कर देना, मतलब ut un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर में से माइनस कर दो u n-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर। समझे, तुम इसको सॉल्व करोगे ना ये अपने आप आ जाएगा कि मतलब 12वें सेकंड में 11वें सेकंड की चीज को माइनस कर दिएगा, तो मुझे 12 सेकंड तक में से 11वें सेकंड तक की मोशन माइनस कर दी, तो 12th ऑफ सेकंड का मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा सेगमेंट इंटरवल। छोड़ो, मोशन अंडर ग्रेविटी पे वापस आते हैं। जब बॉडी फ्री फॉल करती है तो फ्री फॉल के केस में अपन क्या करेंगे, ये रही मेरी m मास की बॉडी और नीचे गई, तो नीचे जाने के बाद मान लो यहां तक पहुंची, तो इसका सबसे पहले क्या ट्रेवल किया, डिस्टेंस विच इज h हाइट पर डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब मैंने इसको फ्री फॉल करवाया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, जबकि फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं थी। ऊपर से नीचे जब फेंका तो g की वैल्यू क्या थी बच्चों, प्लस। अब मुझे पता है कि v u a t s, ये 5 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। बताओ क्या क्या लिख दी इन 500 में से मैंने, u लिख दिया, v लिख दिया, g लिख दिया, h लिख दिया, और टाइम फ्री फॉल में अपवर्ड में मोशन देना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, ऊपर जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। डिस्टेंस अभी भी क्या है मेरे लिए, h, टाइम कितना लगा t, एक्सीलरेशन माइनस का, ठीक है क्या, चलेगा। तो इस पूरे केस के अंदर अगर मैं फ्री फॉल करता हूं बच्चों, मैं ना फॉर्मूला एक साथ लिखवा रहा हूं इसलिए देख लो थोड़ी देर के लिए ना। फॉर्मूला फ्री फॉल करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, एक्सेलरेशन प्लस का g है, टाइम क्या है बच्चों t है, और s क्या है बच्चों h है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी बराबर v 0 नहीं है ना, 0 प्लस जी टी, तो v बराबर क्या हो जाएगा gt। तो यहां से t की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, v अपन जी, दोनों फॉर्मूले रट लो। क्या लिखा है मैंने, जब t दे रखा तो v निकालो, और v दे रखा तो t निकालो। क्वेश्चन पर बोल देता हूँ हाथों हाथ ही। क्वेश्चन ये है कि मुझे बोला कि मैं 5 सेकंड में नीचे आया, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, तो बताओ मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 50 मीटर पर सेकंड। एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि मैं जो है 50 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी थी जब मैं नीचे आया, तो उसमें 10 का डिवाइड कर दो, 5 सेकंड में नीचे आया। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड देखते हैं। s बराबर क्या लिखा मैंने, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इस केस में h बराबर u प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, या t बराबर 2h अपॉन में g का रूट। सही है क्या, दो फॉर्मूले आ गए, एक बार रट लो दोनों को फॉर्मूला को। ये दोनों फॉर्मूला क्या कहना चाह रहे हैं बताओ, ये दोनों फॉर्मूला ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं t की वैल्यू 5 रखता हूं तो 5 25, 25 इंटू 10 250, 25 25, मतलब t की वैल्यू 5 रखूंगा तो 25 इंटू 10 1.25, तो मतलब कितनी हाइट है मेरी 125। यहाँ 125 रख के देखो तो 125 को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 250, 250 में कट जाएगा 5 का, वापस 5 आ जाएगा। सही है क्या। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि मेरा टाइम ऐसे चालू कर बेटा, मेरा टाइम अगर 5 सेकंड हो तो हाइट कितनी होगी 125 मीटर, और अगर मेरा हाइट 125 मीटर है तो टाइम कितना लगेगा बच्चों उसको 5 सेकंड आने में। तो ये वाला रिलेशनशिप किसका है, ये वाला रिलेशनशिप है मेरे पास हाइट और टाइम में, ये वाला रिलेशन है टाइम और हाइट में। इन दोनों को रिलेशन करो, ये दोनों 4 फॉर्मूले समझ में आए। 5वां फॉर्मूला देखो, v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस
2as है ना, तो v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2gh, तो v बराबर क्या आ जाएगा √2gh, h बराबर क्या आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2g। बोलो समझ में आ गए कि दो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले बनाए बच्चों, देखो ध्यान से देखना। एक बना v और t में रिलेशनशिप, एक बना मुझे h और t में रिलेशनशिप, एक बना h और v में रिलेशनशिप। क्वेश्चन कैसा कैसा आ सकता है, एक बार ढंग से प्यार से बोलता हूं। तीन चीजें है ना, चार बोल देता हूं ना, v h और t, तीन ही आ रही शायद है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और u 0 है। एक्सेलरेशन क्या आ गया कांस्टेंट जो कि 10 के बराबर, और u कितना 0, तो पांच में से तीन ही बचे मेरे पास। अब तीन चीजों में क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। v दे रखो, वेलोसिटी, हाइट बता दो, टाइम बता दो, हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी दे देंगे तो हाइट दे दिया जाए तो फाइनल वेलोसिटी निकाल दोगे, टाइम निकाल दोगे कितनी देर लगी। टाइम दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो और हाइट भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं 6 फॉर्मूला निकाल पाया। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, सारे फॉर्मूले सेम टू सेम है, बस u की जगह v कर दो। क्या बोला मैंने, जहां जहां u है ना वहां पर क्या कर दो v कर दो। क्वेश्चन आया, मैंने 25 मीटर पर सेकंड से किसी बॉडी को ऊपर फेंका, कितनी हाइट पे जाएगा, तो v और h का कोई फॉर्मूला ढूंढ के बताओ कहाँ है v और h में, ये रहेगा। तो 25 है ना, 25 इंटू 25, नीचे 2 इंटू 10, 25 कितना हो जाएगा 625, नीचे कितना आ जाएगा 20, इसको से काट दो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 2 4, फिर ये 31 पॉइंट समथिंग, ये मेरी क्या मिली मुझे हाइट। मतलब इतने हाइट तक मैं पहुंच जाऊंगा जब मैं इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या रखूंगा 25 मीटर पर सेकंड। सही है। क्वेश्चन मेरा ये आया कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंका तो उसको 10 सेकंड लगे ऊपर पहुंचने में, तो कितनी स्पीड से फेंका है ना। तो t और किसका हो गया v का भी रिलेशन, v और t ये रह गया, कितने में 10 सेकंड लगे ना, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो g की वैल्यू 10, इधर भी 10, 10 और 10 तो 100 मीटर पर सेकंड से मैंने इसको फेंका। क्वेश्चन अपने आप तैयार हो रहे हैं, बन भी रहे हैं। तो 6 फॉर्मूले, ये 6 फॉर्मूले भी 6 और 6 12 क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग तरीके से। चले अपन आगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी को बड़े छटके में अपन ने खत्म कर दिया। इससे फायदा होगा कि अपन कहां पहुंच चुके बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन। कहां पहुंच चुके अपन, प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब तुम्हें पता ही है कि बॉम्ब को रिलीज करते समय एरोप्लेन से जब उसको फेंका जाता है तो यहां पर बॉम्ब गिराना, तो एरोप्लेन यहां बॉम्ब नहीं गिराएगा, यहां गिरा देगा ताकि वो इधर गिरे। फिर क्या लिखा हुआ है, बुलेट फायर करते समय भी अगर तुम्हें बंदूक की गोली यहां मारनी है तो तुम यहां एम करना ताकि यहां पहुंच जाए। सही है कि नहीं है। इसी प्रकार एरो रिलीज फ्रॉम द बो, सही बात है। एम यहां है तो देखा होगा वो यहां शूट करते हैं ताकि यहाँ आ जाए। कभी कभी क्या होता है, इधर की हवा चल रही होती है तो वो थोड़ा इधर शूट करते हैं ताकि हवा उनको साथ में ले जाए। ठीक है। इसी प्रकार जवेलिन थ्रो के अंदर भी नाम नीरज चोपड़ा, तो उनको भी फिजिक्स की ये जानकारी रही होगी कि हमें इस एंगल पे फेंकना पड़ेगा तब जाके मेरी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो पाएगी, मैक्सिमम रेंज तक मेरी जवेलिन जा पाएगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टार्टिंग अपन करते हैं। 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल है। पहला कौन सा है बच्चों, ऑब्लिक। एग्जाम्पल देख लिया बच्चों, बल्लेबाज जब शॉट मारता है तो हर कोई चाहता है कि मैं एक 4th या 6th लगाऊं, है ना। तो इस केस में अगर 6 लगाना तो उसको बॉल को किसी हाइट पर डिस्प्लेस करना पड़ेगा, और चौका मारना है तो पड़ जाता है कभी कभी। इसी प्रकार ये देख रहे हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में बम गिराते समय एग्जाम्पल आ गया। ठीक है। चाहे तो तुम एक मूवी देख सकते हो इसके लिए, कौन सी, फाइटर। ऋतिक रोशन की एक नई मूवी आई है, मैं भी देख रहा हूँ पिछले 15 दिन से 10-10 मिनट की रोज। फिर आता है हमारे पास क्या है बच्चों, प्रोजेक्टाइल। है बेटा, हाँ, इसी पे डाल दो, हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल दो। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला एग्जांपल देखा तुमने कभी, ये वाला भी और प्रोजेक्टाइल मोशन अपन देखने वाले हैं। ठीक है। रिंग वाला गेम तुमने खेला ही होगा प्लेग्राउंड के अंदर अधिकतर। ठीक है। प्लेग्राउंड नहीं तो तुमने मेले में तो देखा ही होगा, साबुन के ऊपर 100 रुपए के ऊपर। ठीक है। आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करने के लिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट को पहले इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। देख रहे हो u, लेकिन किसी एंगल पर दिया। क्या करा मैंने, इसको किसी एंगल पर फेंका। तो ये एंगल तुम देख पा रहे हो क्या, ये ऐसे जा रहा है क्या, समझ पा रहे हो क्या। अगर ग्रेविटी नहीं होती ना तो ये हमेशा कहाँ जाता, सीधा। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो मैं दिखा सकता हूँ, पिंक की ये वाला कलर भी दिख जाएगा। हाँ, पिंक में थोड़ा ब्लू मिला दिया। अब देखो, जब मैं इससे सीधा फेंकूंगा तो ये सीधा कभी नहीं जाएगा क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट है, इसको नीचे लेके आएगा। हालांकि एक मूवी है
कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला जो भी नई आई हुई है, थिएटर में लगी है, मैं सोच रहा हूँ उसको अभी नहीं देखूँ, है ना। इंटरेस्टिंग मूवी है, मैंने फर्स्ट पार्ट भी देखा, पूरी फिजिक्स की धज्जियाँ तो पूरी उड़ा रखी है, लेकिन अब ग्राफिक्स अच्छे हैं तो बड़ा मजा आता है, वाओ, दिमाग खुलने का मौका मिलता है, लेकिन फिजिक्स भूलनी पड़ेगी उसके लिए। काश मैं फिजिक्स का टीचर नहीं होता तो मैं सारी साउथ की मूवी इंजॉय कर पाता, लेकिन कोई बात नहीं। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग सिनेमेटिक तरीके से अच्छी है फर्स्ट पार्ट, और साथ में उसके ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, लेकिन थ्योरी पूरी फिजिक्स की धज्जियाँ उड़ा रखी है। तो सेकंड पार्ट में इसलिए नहीं देखा, तब तक तुम्हारा नीट का एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि अगर मैं वो देखने आ गया, देख के आ गया अगर मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर में तो मैं ढंग से पढ़ा नहीं पाऊंगा। इसलिए इसको अपन बाद में ही, चैप्टर बाद में पढ़ें या पहले मूवी बाद में देखें? मूवी बाद में देखें, चलो ठीक है। तो यहां पर मैंने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है तो किसी एंगल पे दिया है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे आएगा, तो एक टाइम बाद ये रुकेगा। क्या होगा? रुकेगा। तो इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं? वैसे ये वाला जो पोजीशन तुम देख पा रहे हो, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी क्या बच्चों? अब बताओ, ये वेलोसिटी यू ही रहेगी या कुछ चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, एग्जैक्टली। कितनी हो जाएगी? वी हो जाएगी। इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी ये हो जाएगी क्या? और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या ये हो जाएगी क्या? तो हर केस में देखना कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैं तुम्हें एक कहानी समझाना चाहता हूँ। स्पीड और वेलोसिटी में एक ही डिफरेंस है कि स्पीड जो होती है वो सर्कुलर मोशन में कभी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है। चाहो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुमने वो झूला होगा, हाथ से पकड़ के झूलाते हैं गार्डन के अंदर, तो जब वो घूमते हैं तो उनकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है पार्टिकल की, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हर बार चेंज होती है। तो वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में चेंज हो सकती है हर पॉइंट में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन स्पीड सेम रहेगी। अब स्पीड और वेलोसिटी का एक ही कंसेप्ट है। नहीं समझ में आया था, भूल जाओ, वापस टॉपिक पे आते हैं। वो मैं यहाँ पर कंसेप्ट यूज में ले लूंगा, फिर यहाँ पर चलते गए। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं, यू हो गया, ए हो गया, वी हो गया, और क्या हो गया? देखो, यू वी ए टी एस, ये 5 चीजें है ना इक्वेशन ऑफ मोशन के। तो इन 5 चीजों के आधार पर मैं इसमें भी निकालना चाहता हूं। ये मोशन इन 2D है, पता कैसे चल रहा है? क्योंकि ये x में भी है और y में भी है। अगर ये x डायरेक्शन में भी जा रहा है और किस में जा रहा है बच्चों? y डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो इस पूरे केस के अंदर ढंग से देखना, तो हम 2 मोशन में डिवाइड कर देंगे। एक कौन सा है बच्चों हमारे पास? x डायरेक्शन का, और एक कौन सा मेरे पास? y डायरेक्शन का। तो x डायरेक्शन के लिए और y डायरेक्शन के लिए डिफरेंशिएट पैदा करते हैं ना। सबसे पहले क्या लिखने वाला हूं मैं? बताओ क्या लिखा मैंने? इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलूंगा मैं? ux, और इसको क्या बोलूंगा? uy। देख के बताओ, जहां एंगल बन रहा है वहां पर क्या लिख रहा है बच्चों मैंने? cos थीटा। जहां नहीं बन रहा वहां पर क्या लिख रखा है मैंने? बहुत बढ़िया। इसी प्रकार इनिशियल वेलोसिटी के बाद क्या लिखूंगा बच्चों में? एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? ax, और इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? ay। सही है। अब ax जो है ना वो हो गया 0, और ay जो है वो जाते समय तो माइनस का जी और आते समय प्लस का जी। अब ये 0 लिखा है तो क्यों लिखा है इसके बारे में बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आगे चलना चाहता हूं कि मैं यहां पर लिख रहा हूं एक और पॉइंट, दैट इज क्या लिखा मैंने? फाइनल वेलोसिटी। क्या लिखेंगे इसको? vx, और इधर क्या लिखेंगे बच्चों? vy। vx का फॉर्मूला होता है ux प्लस ए एक्स इंटू टी, और vy का फॉर्मूला होगा uy प्लस ए वाई इंटू में टी। फॉर्मूला बोल दो। तो vx तो बराबर क्या आ जाएगा? ux, क्योंकि ये तो 0 है, और vy बराबर क्या आ जाएगा? u साइन थीटा माइनस जी टी। क्या कहती पब्लिक? तो मैं अभी भी यहां पर अटका हुआ हूं, ये 0 कैसे हुआ? इसको समझाने के लिए क्या मैं ये चीज फील करवा सकता हूं तुम्हें? अगर ये 0 हुआ है तो इसका मतलब vx ux के बराबर, इसका मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी में क्या लिखा है मैंने? मेरा कंसेप्ट कहता है कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, y डायरेक्शन की वेलोसिटी भी चेंज होता। तभी तो पता चला कि ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाते समय एक टाइम बाद वो रुक जाएगा, रुकने के बाद वापस वो नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो पहले बहुत तेज वेलोसिटी थी, 10 8 9 7 4 6 5 4 3 2 1 0 0 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस 10, जितनी से फेंकोगे उतने से वापस आएगी। जब बल्लेबाज शॉट मारता ना किसी बॉल को, पट करके आवाज आती है ना, तो जितने इंपैक्ट से शॉट पड़ा है, जितनी इनिशियल वेलोसिटी से बॉल ऊपर गई उतनी वेलोसिटी से वापस नीचे भी आती है। तो सोचो जरा, बल्ले को शॉट मारा जाता है तो उसी शॉट से अगर बॉल को कैच कर लिया जाए,
मजा आ जाएगा, खिलाड़ी चेंज हो जाएगा क्योंकि उसका हाथ टूट सकता है। लेकिन उसकी हाई इंपैक्ट वेलोसिटी को कम करने के लिए वो क्या करता है, हाथ को पीछे लेता है, इंपल्स को रिड्यूस करने का काम करता है। चलो इसकी कॉज की बात नहीं करते, फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझा रहा था। यहाँ पर एक्सीलरेशन को जीरो प्रूफ करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारे सामने, देखो एक बार, देख पा रहे हो, एक स्केट बोर्ड वाला है, स्पीड से आया, स्पीड से आने के बाद उसने अपनी एक इनिशियल वेलोसिटी u से जंप कर लिया। क्या कर लिया बच्चों, जंप कर लिया। लेकिन स्केट बोर्ड अभी भी x डायरेक्शन की उसी ux की वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन इसके पास जो वेलोसिटी थी वो दो कंपोनेंट में टूट चुकी है। तो जब ये कूदा, कूदने के बाद जब ये यहाँ लैंड हुआ तो स्केट बोर्ड उसको वहीं मिला के जहाँ मिलना चाहिए था। तो इससे पता चलता है कि स्केट बोर्ड की वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हुई तो उसकी भी वेलोसिटी ऊपर जाते समय नीचे जाते में चेंज कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन x डायरेक्शन की इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तभी ये इसी समय पे लैंड कर पाया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती तो इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि बीच में कहीं फ्रिक्शन आ गया होगा, हवा में किसी ने फूंक मार के रोक दिया होगा, कहां तेज जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए जिस वेलोसिटी से ये गया उसी वेलोसिटी से ये भी लैंड कर पाया। बस इसमें एक चेंज ये आया कि जितनी वेलोसिटी से ये v डायरेक्शन में गया था तो एक टाइम बाद इसकी vy क्या हो चुकी थी बच्चों, जीरो। बाद में इसकी vy भले बढ़ गई लेकिन x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रही, सेम रही। क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है, बिल्कुल है। तो इससे पता चलता है कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता, चाहे तुम जंप कर लो चाहे किसी को फेंक दो। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जस्ट ओनली फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। दो चीज होगी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, पहला प्रोजेक्टाइल मोशन 2D है, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी है। इसका मतलब x डायरेक्शन में ग्रेविटी है ही नहीं, इसलिए उस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी ही नहीं। चलेगा क्या, आगे चले। सो नाउ वापस यहां पर आ गए अपन, तो इसमें एक चीज और बच रही है, s को क्या बोलेंगे अपन, डिस्टेंस। डिस्टेंस में यहां लिखूंगा x और यहां पर क्या लिखूंगा, सही है क्या। तो x बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मुझे लगता है थोड़ा सा जगह बना लेनी चाहिए। वाओ क्या अड़ा हुआ है, देखो भैया x बराबर, ओहो हम आपको तो भूल ही गए, हाँ ऐसे हो जाओ आप। देखेंगे भैया x बराबर हो रहा है uxt प्लस हाफ a x t स्क्वायर। पता चला ये तो जीरो है, तो x बराबर क्या है uxt, मतलब x बराबर क्या है u cos थीटा इंटू टी। क्या ये वाला कलर दिख रहा है ना, इधर आओ। y बराबर u y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सही है क्या। u y की वैल्यू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सही है क्या। ये मेरे पास कहानी आ गई। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन आता है तो चार चीजें निकाल के रख लो बच्चों, और चारों से पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ से फिनिश किया जा सकता है, क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। तो मैं अभी छोटी मोटी कहानियों पे जाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालने जाएंगे बच्चों, क्या लिखा है मैंने, टाइम ऑफ फ्लाइट। एक मैंने लिखा टाइम टू रीच एट हाइट। बोलो ये फॉर्मूला समझ में आया क्या। नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगने वाला है। तो टाइम टू रीच एट हाइट निकालने के लिए तुम्हें इसके अंदर फोकस करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो हाइट पर है, दैट इज दिस, ठीक रहेगा। इस पॉइंट पर क्या है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है क्या, तो इसका मतलब वी वाई की वेलोसिटी जीरो हो गई क्या, इसका मतलब वी एक्स तो अभी भी क्या है बच्चों, अब वी वाई जीरो हो गया। तो वी वाई का फॉर्मूला ये देख लो बच्चों, क्या आ रहा है, u साइन थीटा माइनस का जी टी। तो वी वाई बराबर u साइन थीटा माइनस का जी टी बराबर रख दूंगा जीरो। तो u साइन थीटा माइनस का जी टी बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। जी टी की वैल्यू u साइन थीटा, ये माइनस हट जाएगा ना, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u साइन थीटा अपन में जी। ये t कौन सा टाइम है, टाइम टू रीच एट हाइट, एक हाइट तक पहुंचने का टाइम। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूं, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन में g। अब मुझे बताओ t बराबर तो हो गया u साइन थीटा अपॉन में g, और कैपिटल T बराबर हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन में g, उसका भी दुगना।
तो इसकी वैल्यू रखता हूं मैं y के अंदर, किस में बच्चों, और इसकी वैल्यू रखता हूं मैं x के अंदर। बताता हूं क्यों, सुनना ढंग से ना। अगर मैं इसकी वैल्यू y में रख देता हूं तो y का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, ये दिख रहा है क्या, क्या है, घूर लो एक बार, घूर लिया, क्या रहा है, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, रखते जाओ, u साइन थीटा इंटू में u साइन थीटा अपॉन जी माइनस का हाफ जी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g, तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, g भी कॉमन, एक जी से एक जी कट जाएगा स्क्वायर वाला, 1 माइनस हाफ बच जाएगा। वाव, इतना स्मूथ कैसे हो सकता है, सही चल रहा है क्या। तो आंसर आ रहा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, एक में से आधा गया, ये मुझे मिल गया हाइट, प्रोजेक्टाइल मोशन के हाइट का फॉर्मूला। अगर मुझे रेंज चाहिए तो इस t की वैल्यू x में रख दूंगा। तुम्हें पता है कि x का फॉर्मूला क्या है, सीधा x का फॉर्मूला है r बराबर u cos थीटा इंटू में t, तो u cos थीटा इंटू में t की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन में g रख दो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ, u स्क्वायर एक साथ, नीचे में g, तो क्या ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g हो जाएगा क्या, रेंज मिल गई, टाइम मिल गया, हाइट मिल गई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, सही है क्या, तीन चीजें मिल चुकी। अब इन सभी चीजों में x बराबर क्या था, u cos थीटा, x बराबर है u cos थीटा इंटू में t, है ना, y बराबर क्या है, u साइन थीटा इंटू में t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो यहां से निकालो t की वैल्यू, क्या आ रहा है, तो t की वैल्यू रख दो इधर, रख दो क्या, एक आएगा इधर और एक आएगा इधर, देखना u इंटू साइन थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू इस पूरे पर क्या है, स्क्वायर है। अब u से u कैंसिल, साइन अपन कॉस टेन थीटा इंटू में x माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया क्या बच्चों, इसके बाद जो लिखूंगा वो वाला स्टेप समझ में नहीं आएगा, आखिरी पड़ाव पर है अपन इस टॉपिक के, इसलिए पूरा एक बार ढंग से देखो। क्या आ रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा, मना कर दो नहीं आया, क्या करा मैंने, मैंने एक्स टेन थीटा कॉमन लिया, यहां पर टेन थीटा है क्या, नहीं है, तो टेन थीटा का मल्टीप्लाई और क्या कर दिया, अब कॉमन ले सकता हूं क्या, घर की कहती है, जैसे मैंने कॉमन लिया तो नीचे टेन बच गया। अब इस वाले स्टेप के बाद समझ के दिखाओ क्या लिखता हूं मैं, बोलो नहीं आया, आया या नहीं आया, क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा मैंने ऐसा तो, हाँ मैथमेटिक्स गणितज्ञ विशेषज्ञ, बताओ क्या किया मैंने, टेन को लिख दिया साइन अपन कॉस, कॉस से कॉस काट दिया, एक साइन बच गया, सही है क्या, टेन को क्या लिख दिया बच्चों, साइन अपन कॉस, कॉस से कॉस कट गया, एक कॉस बच गया। अच्छा ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हाफ तो गायब हो जाएगा, ऊपर चला जी एक्स, नीचे क्या ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा हो सकता है क्या, अरे हाँ है ना, तो मैं ऐसा करूंगा कि सारे के सारे थोड़े से छोटे हो जाएंगे, ज्यादा छोटे तो नहीं हो गए, इतना चलेगा। अब बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या है, यही है क्या, तो इस रेंज को देखना ढंग से, क्या यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी को आर लिख दूं क्या, अरे समझे। अब तुमने नोटिस किया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने पूरा ही खत्म करवा दिया यहां से वहां तक, किसकी, कैसे चल रही है ना, अभी भी चालू है,
वो डिम हो गई ना बैटरी बेटा। हाँ इस पर भी ध्यान दे देना थोड़ा, इसकी भी लाइट चल रही है। नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, इट्स ऑल राइट, माफ किया मैंने तेरे को। पहले ही देखो पूरे सेगमेंट में प्रोजेक्टाइल पूरा खत्म हो गया, लेकिन मैं फिर भी इसी फॉर्मूले के पीछे पड़ा हूं क्योंकि ये है एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल मोशन का मेन क्वेश्चन जो मुझे करवाना है। क्या लिखा हुआ है, एक मैं फॉर्मूला देख लिया, ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्टरी। क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्टरी, जो कि ये भी था, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्टरी यहीं पर आ गया था बच्चों ये फॉर्मूला, लेकिन मैं यहां तक लेके आया हूं रेंज की फॉर्म में। पता है क्यों? पढ़ो ये वाला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है देखो, सीक्वेंस बिल्कुल सही चल रहा है, पेज वही चेंज करा जिस पर खत्म हुआ टॉपिक, और यहां पर क्वेश्चन आ गया कि 16x माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 4, इसमें से मैं कॉमन क्या लेने वाला हूं बच्चों? पूरा 16x कॉमन लूंगा। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर आ रहा है 1, दिख रहा है क्या? तो मैं पूरा 16x कॉमन लेता हूं तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस 5, एक x कॉमन ले लिया, x बचा 4। अच्छा यहां पर 16 नहीं है ना, 16 का मल्टीप्लाई और क्या कर दिया, डिवाइड, डिवाइड करने के बाद नीचे क्या बचेगा 16 और, तो 16x 1 माइनस 5x बटे 16 चौक 64, तो 16x 1 माइनस x अपॉन क्या 64/5 लिख सकता हूं क्या? अब मैं बताओ इसको किस फॉर्म में लेके आया, पता है? y बराबर 10x है ना, x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, क्या यही था क्या फॉर्मूला? देख लो इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्टरी का। मैं इस पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आ गया, क्या कॉमन लिया जैसे तैसे कर। अब बताओ इसको इससे कंपेयर करोगे तो r की वैल्यू क्या आने वाली है? बताओ 64/5 कहीं आ रहा क्या? डिवाइड कर दूं मैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 पॉइंट समथिंग आ गया। यहां खत्म होता है हमारा मोशन 1D और 2D काइनेमेटिक्स को लेके। थैंक यू सो मच इतना मुझे झेलने के लिए बच्चों।